अब तक राघव और उसके दोस्त पार्टी करने के लिए एक बार में जाते हैं, लेकिन वापस आने के समय उनके साथ एक अजीब घटना घटित होती है। उसके दूसरे दिन आदि के सिवा बाकी दोस्त नौकरी के लिए विदेश चले जाते हैं और 3 साल बाद वापस इंडिया आते हैं, क्योंकि उनका दोस्त आदि का एक्सीडेंट हुआ है। वही एक अनजान खतरा उनका इंतजार कर रहा है। क्या होगा आगे? अब आगे राघव और कृति दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में बैठ जाते हैं। वही उसी फ्लाइट में सानिया और फ्रेडी भी बैठे हुए हैं, लेकिन चारों इस बात से अनजान है। 5 घंटों के बाद फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करती है। उस समय रात के 8 बज रहे थे। वे चारों फ्लाइट से उतरते हैं, तभी उनकी नजरें एक दूसरे पर पड़ती है। इतने दिनों बाद अपने दोस्तों को सामने देख उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ती है। वे एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। राघव बेचैन स्वर में बोला, कैसे हुआ ये? तुम्हें कुछ पता है? सानिया, नहीं, जितना तुम दोनों को पता है हमें भी उतना ही जानते हैं। फ्रेडी, हाँ, हमें बस एक कॉल आया था। कृति, तब तो हमें और देरी नहीं करना चाहिए। मैंने कैब बुक कर लिया है, वह आता ही होगा। फ्रेडी अधीर होकर बोला, लेकिन हमें जाना कहाँ है? आदि किस अस्पताल में है? ये तो हमें पता ही नहीं है। राघव अपने चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, हाँ, हमें उस नंबर पर दोबारा कॉल करना चाहिए। तभी राघव का मोबाइल बज उठता है। वह कॉल उसी आदमी का था जिसने आदि के एक्सीडेंट की खबर दी थी। राघव तुरंत कॉल रिसीव करके बोला, हेलो। उधर से आवाज आई, आदि इस वक्त दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, आप तुरंत यहाँ आ जाए। आदि की हालत बहुत खराब होती जा रही है, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। आप जब फ्लाइट से उतर जाए तो मुझे एक बार कॉल कर लीजिए, मैं एक टैक्सी वहाँ भेज दूंगा। राघव ये बता पाता कि वे लोग दिल्ली पहुँच गए हैं, इससे पहले ही कॉल कट हो गई। आई कुछ मिनट बाद ही एक लोकेशन राघव के मोबाइल में शो होने लगा। सानिया बोली, हमें जल्दी से उस अस्पताल में पहुंचना चाहिए, पता नहीं आदि की तबीयत कैसी होगी। कृति ने तुरंत कैब ड्राइवर को कॉल किया और जल्द से जल्द आने की हिदायत दी। करीब 5 मिनट के बाद एक काले रंग की कैब उनके पास आकर रुकी। उसमें से कैब ड्राइवर नीचे उतरा और देर से आने के लिए माफी मांगने लगा। राघव बोला, लेट्स गो फ्रेंड्स। सभी अपने सामान को गाड़ी के डिग्गी में डाल देते हैं और फिर वो चारों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। गाड़ी तेजी से उस लोकेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ चली। करीब आधे घंटे के बाद गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर जाकर रुकी। सभी दोस्त गाड़ी से उतरकर अपना सामान उतारने लगे, फिर तेजी से उस अस्पताल के अंदर जाने लगे। चारों सीधे काउंटर के सामने जाकर खड़े हो गए। काउंटर पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी और कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। वह उन चारों को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, जी बताएं, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? राघव पूरी बात बताता हुआ बोला, जी दरअसल हमारा दोस्त आदि रस्तोगी का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा हमें किसी ने फोन करके इन्फॉर्म किया है। क्या आप अपने फाइल में देखकर बता सकती हैं वो या एडमिन है या नहीं? राघव बस एक सांस में बोल पड़ा। वह महिला कंप्यूटर पर चेक करने लगी, फिर थोड़ी देर बाद बोली, जिमी रस्तोगी यही एडमिन है, उनका 20वें रूम में इलाज चल रहा है। सानिया, वह ठीक तो है ना सिस्टर? वह महिला बोली, जी आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो उस बारे में आपको सही बता पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जाकर पेशेंट से मिल लीजिए। धन्यवाद सिस्टर। चारों दोस्त ये बोलते हुए तेजी रूम नंबर 20 की ओर बढ़ने लगे और रूम नंबर 20 का दरवाजा खोलकर तेजी से अंदर चले। अभी तक उनके चेहरों पर डैक के भाव थे, लेकिन अंदर का नजारा देख वे भौचक्के रह गए। पेशेंट बेड पर पेशेंट वाले कपड़े पहनकर बैठा हुआ था और एक प्लेट में रखे हुए पिज्जा बर्गर को बड़े आराम से खा रहा था। दिखने में ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है। आदि भी एकाएक उन चारों को देखकर अवाक रह गया। शायद आदि को उनके इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। कुछ समय तक सभी उसी मुद्रा में देखते रहे, फिर आदि बोला, अरे दोस्तों, तुम लोग आ गए। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद फोन कर देते, मैं टैक्सी भेज देता तुम लोगों को लाने के लिए। तुम लोग खामखा परेशान हुए होंगे। आदि कुछ और बोल पाता इससे पहले ही राघव बोल पड़ा, एक मिनट, मुझे समझने दो। जहाँ तक हमें बताया गया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है तुम बिल्कुल स्वस्थ हो और तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तब आदि संभलते हुए बोला, ये तो अच्छा ही है ना कि तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक है। क्या मुझे स्वस्थ देखकर तुम लोगों को खुशी नहीं हुई? राघव तेजी से आदि के पास जाकर उसे एक घूंसा जड़ दिया और बोला, देख, तू बात को बदलने की कोशिश मत कर। तूने जानबूझकर अपने एक्सीडेंट की खबर देकर हमें बुलवाया। आदि चिढ़ते हुए बोला, तो इसमें गलत क्या है? मैं अपने दोस्तों को मिलने नहीं बुला सकता क्या?
राघव तेज आवाज में बोला, बुला सकता है लेकिन ऐसे झूठ बोलकर नहीं। तुझे क्या पता तेरे एक्सीडेंट की बात सुनकर हमारा क्या हाल हुआ। हम बिना कुछ खाए पिए तुमसे मिलने चले आए, लेकिन तुमने झूठ का सहारा लिया, हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। अब बस बहुत हुआ, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा, मैं वापस जा रहा हूँ। ये कहकर राघव वहाँ से जाने लगा। तभी आदि गंभीर लेकिन तेज आवाज में बोला, तो मैं और क्या करता। मैंने एक बार कोशिशें किया तुम लोगों को बुलाने की, लेकिन तुम लोग हर बार काम का बहाना बनाकर बात को टाल देते, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। 3 साल में तुम लोगों को मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया कि बेचारा कैसा होगा वहाँ, लेकिन तुम लोगों को तो बस अपने काम की पड़ी हुई थी। जाओ तुम सभी चले जाओ, मैं तुम लोगों के बिना भी रह लूंगा अकेला। आदि चुप हो गया, उसके आंखों से आंसू छलक आए। राघव भी जहाँ था वहीं मूर्ति की तरह खड़ा रहा। तब कृति राघव के पास जाकर उसे समझाने लगी, गलती हम सबकी है, माना आदि को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमें भी उससे एक बार आकर मिल लेना चाहिए था। वो किस स्थिति में यहाँ रह रहा है। वही सानिया और फ्रेडी भी राघव को समझने लगे। फिर वे चारों आदि के पास जाकर खड़े हो गए, फिर अपने कान पकड़कर बोले, सॉरी यार, गलती हमारी है, हमें तुझे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, हमें माफ कर दे। आदि भी माफी मांगते हुए बोला, मुझे भी माफ कर दो दोस्तों, मुझे भी तुम लोगों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। तब फ्रेडी हंसते हुए बोला, अब ये लड़कियों की तरह रोना बंद कर, दोस्ती में नो सारी नो थैंक यू। ये सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। राघव आदि को गले लगाते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया फोदरी के। आदि भी उसी स्वर में बोला, मैंने भी मेरे कमीने दोस्त। राघव आदि के पेट को हल्के से मुक्का मारते हुए बोला, अच्छा बेटा, बाप से शान पट्टी। सानिया दोनों को रोकते हुए बोली, अरे बाबा, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, यहाँ दूसरे पेशेंट भी है, उनको डिस्टर्ब हो रहा है। फ्रेडी, हाँ चलो, सबसे पहले होटल चलते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कृति, हाँ 9 बज गए हैं, हमें किसी अच्छे होटल में जाकर साथ में डिनर करना चाहिए, वैसे भी सभी को भूख भी लगी है। आदि, ओके गाइस, तो सभी फ्रेश हो जाओ, हम दिल्ली के मशहूर होटल ताजमहल होटल चलेंगे। सभी दोस्त फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाने लगे। तभी आदि ने सानिया का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया और उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, तो मैडम को वहाँ कोई शहरी बाबू मिल गया है, लगता है जो वो हमें भूल गई है। सानिया भी उसी स्वर में बोली, हाँ वो बहुत स्मार्ट है और वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, वैसे भी जो मुझे एक बार भी कॉल नहीं करता, मैं क्यों उसे याद रखूं। आदि हल्के से डांटते हुए स्वर में बोला, कमीनी, कितनी बार कॉल किया था मैंने, लेकिन मैडम तो अपने आशिक के साथ बात कर रही होगी, तो मेरा फोन क्यों उठाएगी। सानिया याद करते हुए बोली, ओह सॉरी, वो मोबाइल तो मैंने अपने बहन को दे दिया था और शायद उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया होगा। सारी याद, सानिया प्यार से बोली। आदि सानिया को गले से लगा लेता है। ओह आई एम सॉरी, कहीं मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी तो नहीं बन गया। फ्रेडी मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनकर सानिया और आदि एक दूसरे से अलग हो गए। तब फ्रेडी फिर बोला, अब ये प्यार भरी बातें बाद में कर लेना, अभी प्लीज किसी होटल में ले चलो, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। पांचों दोस्त गाड़ी में बैठकर ताजमहल होटल की ओर निकल गए। वहां पहुंचकर वे उस होटल के अंदर जाने लगे। आदि ने गाड़ी की चाबी दरबान को दे दिया और मैनेजर से बात करके एक शानदार टेबल का अरेंज करवा दिया। पांचों अपने अपने जगह पर बैठ गए और टेबल पर रखे मेनू कार्ड से अपने पसंद का खाना वेटर से मंगवाने लगे। इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहला सवाल राघव का था। उसने आदि से पूछा, तो तुमने हमें तो अपने एक्सीडेंट का झूठा नाटक करके बेवकूफ बना दिया, लेकिन उस अस्पताल के डॉक्टर को कैसे मनाया। आदि अपने घने मूंछों को ताव देते हुए बोला, अरे तुम जानते नहीं, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, बस पैसा फेंको और तमाशा देखो। मैंने पैसा दिया और नतीजा तुम देख ही चुके। अरे वाह, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। आदि, जरा हमें भी तो बताओ, आखिर कहाँ तक पहुँच है तुम्हारी। राघव उत्सुकता से पूछा। अरे वैसे तो कलेक्टर विधायक सभी तक पहुँच है तेरे भाई की, लेकिन हॉस्पिटल में मैंने वहाँ के चपरासी को फंसाया, तब जाकर अपना काम बना। आदि मासूमियत से बोला। क्या? सभी आश्चर्य से आदि की ओर देखने लगे, फिर खिलखिलाकर हंसने लगे। राघव हंसते हुए बोला, अरे क्या मस्त जोक्स था यार, एक और सुना। आदि चिढ़ते हुए बोला, अरे चपरासी को कोई मामूली आदमी मत समझो, अगर वो चाहे तो बड़े से बड़े काम को चुटकी में करवा सकता है। तब कृति सभी को शांत कराते हुए बोली, ओके गाइस, अब पकाना बंद करो।
कितने समय से पाठक तुम लोगों की बकवास सुन रहे हैं, अब इन फालतू बातों को छोड़कर कहानी पर ध्यान दो। सभी दिन करके गाड़ी में बैठे और गाड़ी तेजी से आदि के घर की तरफ बढ़ने लगी। सभी दोस्त बात करने में मशगूल थे, तभी हवाएं तेज हो गई। काले काले बादलों ने चांद की रोशनी को ढक दिया। चारों ओर अंधेरा छा गया। आसपास चल रही गाड़ियां गायब हो गई। अब दूर दूर तक सिर्फ उनकी ही गाड़ी चल रही थी। एक बार फिर से गाड़ी उसी रास्ते से गुजरी जहां से 3 साल पहले गुजरी थी। उस जंगल से जंगली जानवरों की आवाजें मन में खौफ पैदा कर रही थी। उल्लुओं की आंखें रात में चमक रही थी, उनकी आवाजें तेज हो रही थी, लेकिन गाड़ी का शीशा लॉक होने के कारण किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। तभी उस रास्ते पर सामने से 2 ट्रक एक साथ आती हुई दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो दोनों ट्रक गाड़ी के बेहद करीब आ गए थे। तभी अचानक राघव की नजर उस ट्रक पर पड़ी। वह बुरी तरह चौंक पड़ा। उसे 3 साल पहले की घटना याद आ गया। वो लगभग चीखते हुए बोला, नहीं, फिर से नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, दोनों ट्रक ने गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए थे। अब बस कुछ सुनाई दे रहा था तो वो था एक भयानक अट्टहास जो रूह को कंपा दे रहा था। शेष अगले वीडियो में।